Assalamualaikum. I'm Shuja Khan. This is my YouTube channel, Easy Nursing with Shuja Khan. Chapter 1, Accepted and Not Accepted मीन्स कि नर्सिंग प्रोफेशन में ऐसी चीज़ें जो काबिल कबूल हैं और ऐसी चीज़ें जो काबिल एतराज़ हैं। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नर्सिंग की डेफिनेशन कि बेसिकली नर्सिंग है क्या। हम सब जानते हैं, लेकिन जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, द प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग केयर फॉर द सिक एंड इन्फेंट मीन्स कि नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं बीमार लोगों को। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है मैंने पहले भी बताया कि हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेड एंड नॉन एक्सेप्टेड मीन्स जो चीज़ें काबिल कबूल है एक्सेप्टेड और जो चीज़ें काबिल एतराज़ है नॉट एक्सेप्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सेप्टेड के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेड है, जो कि नर्सिंग प्रोफेशन को खूबसूरत बनाती हैं। सबसे पहले नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन से मुराद दो बातें। पहली बात कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हॉस्पिटल है मीन्स उस इदारे का, उस हॉस्पिटल की जो मेंटेनेंस है हाइजीन के लिहाज से, सफाई के मामले में अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, जो भी पेशेंट आता है ना या अटेंडेंट, तो वो हॉस्पिटल्स की जो मेंटेनेंस है ना, सबसे पहले क्या है, सफाई को वो ख़ास तौर पे नोट करता है कि इस हॉस्पिटल की सफाई का क्या सूरत हाल है, मतलब हाइजीन कैसी है, मतलब हाउस कीपिंग जो है वो मेंटेनेंस प्रॉपर है उसकी या नहीं है। क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो सफाई का कोई ख्याल नहीं है। तो सफाई का ना ख्याल होने की वजह से क्या होता है कि हाइजीन जब नहीं होगी तो क्या है, बीमारियां जो हैं वो वहीं रहेंगी, उसका सही से खात्मा नहीं होगा। तो ये पेशेंट्स के लिए भी नुकसानदेह होती है और उनके अटेंडेंट्स और जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है उन सब के लिए भी। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है कि जो डिपार्ट है, जिस डिपार्ट में कोई नर्स काम कर रहा है, कोई वार्ड है, कोई आईसीयू यूनिट है, तो वहाँ वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया फ्री हो। दूसरा नीट एंड क्लीन का मतलब जो नर्स है वो खुद भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसका जो ड्रेस है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब वो खुद प्रॉपर एक नीट एंड क्लीन होगा तो उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो भी पेशेंट्स पे, अटेंडेंट पे जो है वो अच्छा पड़ेगा। और जब वो खुद इस चीज़ का आदी होगा साफ़ रहने का, तो जाहिर है फिर वो पेशेंट की भी केयर एक प्रॉपर वे में करेगा। क्योंकि पेशेंट को जो है नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है। उससे ये है कि पेशेंट जो है वो दूसरी बीमारियों से, दूसरी मज़ीद जो बीमारियां हैं उनसे बच जाता है। अगर पेशेंट की हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आफ्टर 48 आवर्स होता है। तो हमें कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं देना पेशेंट को जो उसके लिए नुकसानदेह हो। सेकंड, यूनिटी से मुराद ये है कि जो आपस में स्टाफ हैं या डॉक्टर्स हैं, उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। उससे मुराद कि कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन मतलब एक्सपोज नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी स्टाफ का। कोई अगर उससे गलती हो जाती है तो वो एक्सपोज अटेंडेंट या पेशेंट के सामने नहीं हो। उस चीज़ को नोटिस ज़रूर करें, ज़ाहिर एक इंसिडेंस है तो उसको उस पर वर्कअप करें जो भी है, लेकिन आपने कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन जो है वो अटेंडेंट और पेशेंट्स के सामने नहीं देना, नहीं एक्सपोज करना,
उससे ये है कि पैनिक भी क्रिएट हो सकता है और काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छे नहीं होते। और दूसरे मायनों में यूनिटी ये है कि एक स्टाफ अगर है वार्ड में ड्यूटी कर रहा है, मॉर्निंग ड्यूटी कर रहा है और स्टाफ शॉर्टेज थी, वर्कलोड बहुत था, पेशेंट रेशियो बहुत था, वार्ड फुल था और उसमें कुछ काम ऐसे थे जो उससे रह गए, तो अगर इवनिंग का स्टाफ आ रहा है तो उसको चाहिए कि वापस में कोऑर्डिनेट करे और उसको जब ओवर टाइम हो तो उसको उस चीज़ के बारे में बता दे कि मुझसे ये काम रह गया है, तो एज अ रिक्वेस्ट ये कि वो आप ये काम कर दीजिएगा। और इवनिंग वाला स्टाफ भी ये कहे हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो इससे ये कि यूनिटी ज़ाहिर शो होगी और पेशेंट भी जो है वो सफ़र नहीं करेगा और मतलब जो आपका डिपार्ट है वो भी सफ़र नहीं करेगा, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल होना चाहिए, अगर कोई काम रहता है तो वो काम ऐसा ना हो कि जो इमरजेंसी बेसिस पे करने वाला था। अगर कोई ऐसा काम है जिसको 2-3 घंटे बाद किया जा सकता था तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो इमीडिएटली बेस पे किया जा सकता था और वो नहीं किया, तो फिर जैसे कोई ऐसी कोई लैब थी, एक पेशेंट जो है ब्लीड कर रहा था, डॉक्टर ने कहा भाई पीटी या कोई भी ऐसा, उसको सैंपल कहा सीबीसी वगैरह का कि लैब ये अर्जेंट रिपीट करनी है। उसने कहा मेरे पास वर्क बर्डन बहुत है। उसने जिसको इतनी अहमियत दी थी, उसने कहा ये लैब टेस्ट तो है, इसकी रिपोर्ट तो 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद आएगी, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं इवनिंग वाली शिफ्ट को दे दूँगा। तो ये भी गलत है। जब ब्लीडिंग का कोई मामला आता है तो ऐसी ये जो लैब्स होती हैं ये फिर इमरजेंसी बेसिस पे हमें करनी पड़ती है, उसका हमें रिजल्ट्स भी हमें जो है इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए होती हैं। या कोई भी ऐसी मेडिसिन डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएटली आपने इसको भी स्टार्ट करनी है, तो वो भी आपको लगाना है। इसी में आप ब्लीडिंग में कह लें कि ब्लीड कर रहा है, डॉक्टर ने ट्रांसमिन का कह दिया, आपने कहा मैं लगा दूंगा, आप भूल गए, या आपने सोचा कि ट्रांसमिन इंजेक्शन है बाद में भी लगा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपको उसकी जो है इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता तो कोई भी ऐसा ऑर्डर अगर इमीडिएटली बेस पे करने वाला है और वो आपने मिस कर दिया, ठीक है, और वो आपने कहा कि मैं ओवर में दे दूँगा, तो वो गलत है। ऐसी चीज़ 2-3 घंटे बाद लग सकती है तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, तो वो आपस में यूनिटी मतलब कोऑर्डिनेशन से हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल के लिए ज़रूरी है कि चाहे वो स्टाफ जूनियर हो या चाहे वो स्टाफ सीनियर हो, चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे मिडवाइफ हो, चाहे आरएन हो, कोई भी हो XYZ, हर फर्द वाहिद को डिपार्टमेंट में जब वो ड्यूटी कर रहा था वो हर एक चीज़ का जिम्मेदार है, पेशेंट्स के लिहाज से भी और पेशेंट के एतबार से, और जो वार्ड में चीज़ें हैं मतलब इक्विपमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सब के लिए भी, और पेशेंट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है उन सब के लिए भी, हर एक चीज़ का वो जिम्मेदार है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये नहीं हो कि कोई जूनियर बोले मैं तो जूनियर हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं है, बस मुझे जो काम बताएंगे मैं करूँगा। नहीं, जूनियर है ठीक है, हम उससे उस तरह का उस लेवल का काम नहीं लेंगे या उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उसको अपने तौर पे उन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, उन चीज़ों का जिम्मेदार होना पड़ेगा उसको। कि अगर होते क्या हो सकता है कोई भी चीज़ सीनियर से मिस हो जाए, तो अगर जूनियर की नज़र में होगी, जूनियर को उस चीज़ की नॉलेज होगी, तो ये है कि वो काम हो जाएगा और उससे नुकसान नहीं होगा, ना पेशेंट का ना ऑर्गेनाइजेशन का। सिंपैथेटिक मीन्स हमदर्द होना चाहिए नर्स को, और हम ख्याल नहीं होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। और हमदर्द में ये है कि ऐसा ना हो सिंपैथेटिक तो, लेकिन एम्पैथेटिक नहीं हो। एम्पैथेटिक से मुराद ये है कि अगर कोई पेशेंट का मतलब कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है या कोई डेड बॉडी आती है, ब्रॉड डेड आता है, तो अगर उसके अटेंडेंट जो है वो गिरियादारी कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो भी उनके साथ वैसा ही मतलब कि बिहेव करने लग गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए।
और कंट्रोल होना चाहिए नर्स पे, सिंपैथेटिक होना चाहिए। बाकी ये कि वो पेशेंट की फीलिंग्स को, अगर उसको दर्द हो रहा है तो वो उस चीज़ को समझ सके कि हाँ इसको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, इस पर कैसे गुजर रही होगी, मतलब ये चीज़ है वो फील कर सके। और उस पर वो है कि जो भी उसको मेडिसिन देनी है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर वो उसको दे। इंफॉर्मेटिव से मुराद ये है कि जो नर्स जिस डिपार्ट में काम कर रहा है, चाहे वो मेडिसिन वार्ड में कर रहा है, मेडिसिन सर्जरी में कर रहा है, सर्जरी में कर रहा है, या आईसीयू में कर रहा है, या एनआईसीयू नीक्यू में कर रहा है, या पीडियाट्रिक वार्ड में काम कर रहा है, तो उसको उस डिपार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस डिपार्ट में काम कर रहा हूँ। सेकंड, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मेडिसिन वार्ड में काम कर रहा हूँ या अगर मैं सर्जिकल वार्ड में काम कर रहा हूँ तो इन वार्ड में किन किन पेशेंट्स को रखा जाता है, मतलब कौन से ऐसे डिजीज़ होती हैं जिन डिजीज़ के साथ सर्जिकल में पेशेंट्स रखे जाते हैं और जिन डिजीज़ के साथ मेडिसिन में पेशेंट्स को रखा जाता है। तो ये, और आईसीयू में तो ज़ाहिर है वो मिक्स होता है, सर्जिकल आईसीयू अलग होता है, सर्जिकल आईसीयू का भी ये नॉलेज होनी चाहिए। प्लस पेशेंट के डिजीज़ के बारे में उसको पता होनी चाहिए, उसकी कॉज पता होनी चाहिए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए, उसके रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए, तमाम चीज़ें इन सब चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, प्लस इन्फॉर्मेटिव और प्लस इंटेलिजेंट हो, मतलब एक तो उसको नॉलेज भी हो प्लस उसको महारत भी हो, मतलब स्पेशलाइज हो। नोबिलिटी मीन्स शरीफ नफ्स होना चाहिए। ज़ाहिर है एक नर्स है, एक जो है रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, तो इसमें ज़ाहिर है शरीफ नफ्स होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो है ज़ाहिर अच्छा एक इम्पैक्ट जाएगा। गुड कैरेक्टर, अच्छा किरदार का मालिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये तमाम चीज़ें थी एक्सेप्टेड, जो कि एक्सेप्टेड है। अब हम जानेंगे नॉन एक्सेप्टेड। नॉन एक्सेप्टेड जो है नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी से मुराद ये है कि इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक पेशेंट है हमारे पास, फर्ज करें वार्ड में था और उसको आईवी कैनुला लगा हुआ था। अब उसको आईवी कैनुला ज़ाहिर है उसकी एक वैलिड टाइम होता है कि 72 आवर्स के बाद हम चेंज करते हैं उसको, और ज़ाहिर है कैनुले पे डेट और टाइम मेंशन होता है। तो अगर फर्ज करें मॉर्निंग कर रहे हैं, इवनिंग कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग कर रहे हैं और कैनुला जो है वो 2 बजे जो है चेंज होना था, कैनुले को 2 बजे के बाद, मतलब 1 घंटे बाद चेंज कर दिया कोई इशू नहीं है, और आपने जो है वो मॉर्निंग अगर आपकी 8 से 4 है, 8 बजे से 4 बजे तक की है, और आपने जो है वो फिक्स ड्यूटीज किसी की होती है ज़ाहिर 8 से 4 होती हैं, और अगर मॉर्निंग कोई रोटेशन पर है तो किसी की 7 to 3 भी होती है, तो अलग अलग मतलब टाइमिंग्स होती हैं। तो अगर फर्ज करें कैनुला 2 बजे चेंज होना था लेट सपोज, या 1 बजे चेंज होना था और आपने 1 बजे करना है, और आपने जो है इवनिंग वाला स्टाफ 2 बजे आना था और आपने इसको छोड़ दिया कि चलिए ये 2 बजे आएगा और वो कैनुला चेंज कर देगा। इवनिंग वाला है, उसने भी कैनुला देखा, पहली बात आप उसको बताना भूल गए, या अगर आपने उसको बता भी दिया तो फिर इवनिंग वाले ने भी ऐसा ही सोचा जैसा आपने सोचा कि कैनुला को 3 दिन तो हुए, कैनुला सही चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो उसने सोचा चलो नाइट वाला आएगा वो चेंज कर देगा। तो इसी तरह अब नाइट वाला है, नाइट वाले ने कहा 3 दिन तो हुए, कल मॉर्निंग में चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इससे क्या होगा, देखिए आईवी जो कैनुला है वो विद इन अ मिनट फाइल हो जाता है। तो इन फ्यूचर क्या होगा कि अगर हम इस तरह निगलेक्ट करते रहेंगे चीज़ को हर शिफ्ट वाइज, तो वो सर्ड हो जाएगा, रेडनेस होगी, और इन फ्यूचर सेलुलाइटिस डेवलप हो सकता है, जो कि बहुत वर्ड्स मतलब बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है कि हम हमारी वजह से कोई मतलब कि तकलीफ जो है, कोई ऐसा मसला पेशेंट को हो, या कोई ऐसी आईवी थी, पोजीशनल आईवी थी, या कोई ऐसी ऑर्डर था जो आपने निगलेक्ट कर दिया, डॉक्टर ने कहा आपको राउंड हुआ और आपने जो है वो निगलेक्ट कर दिया, गॉसिप में लग गया, और आपने ड्यूटी प्रॉपर नहीं की, कॉन्शियस होकर आपने ड्यूटी नहीं की, जैसे आपने ड्यूटी 6 घंटे की गुजार दी ऐसे इररिस्पॉन्सिबल होके, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी ज़ाहिर है फिर जो है मसले जो है हो सकते हैं, कोई भी इशू क्रिएट हो सकते हैं डिपार्टमेंटल,
पेशेंट के लिए जो है वो सही नहीं है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपको नेग्लिजेंसी नहीं करनी किसी भी मामले के अंदर। नेग्लिजेंसी किसी भी मामले में नहीं करनी है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल्स दी है, बाकी सब आप जानते हैं। तो इसीलिए आपकी नॉलेज में होंगी और आपकी नॉलेज में आती जाएंगी। तो मैं सारी एग्जांपल्स नहीं दूंगा, जैसे कि मैंने छोटी सी एग्जांपल्स दी है समझाने के लिए। दूसरी, अनरिस्पॉन्सिव और अनकोऑपरेटिव। अनकोऑपरेटिव जो है वो ज़ाहिर है उसके अपोजिट है यूनिटी के, और अनरिस्पॉन्सिव भी यही है कि आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर पेशेंट आपको बोल रहा है, उसको वो कंप्लेन कर रहा है आपको कि मुझे पेन हो रहा है, तो आप जो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। या अटेंडेंट आपसे कोई सवाल कर रहा है, किसी मेडिकेशन के बारे में आपसे जानना चाह रहा है, और आपसे कोई किसी टैबलेट के बारे में पूछ रहा है, किसी मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है कि ये मेडिसिन क्यों लगती है, तो अगर आप इंफॉर्मेटिव नहीं होंगे तो जाहिर है फिर मसला होगा, आप नहीं बताएंगे। जब आपको नहीं आता हो तो जाहिर है कि आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी वीकनेस उसके सामने शो नहीं करना चाहेंगे ना। तो और कुछ लोग कर भी देते हैं, तो फिर ये कि वो कहता है आपको तो मेडिसिन का नहीं पता, अटेंडेंट कहते हैं, इस तरह मसले होते हैं। तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो। रूटनेस ये है कि उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो एक स्मूथ होना चाहिए, पोलाइट वे में उससे बात करें और रूड नहीं हो बिल्कुल। शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टेम्पर अक्सर ये होता है कि अटेंडेंट की वजह से बेसिकली होता है ज़्यादातर, क्योंकि पेशेंट तो ज़ाहिर है बेड पे होता है, उस काबिल नहीं होता, तकलीफ़ में होता है, तो वो तो आपसे लड़ नहीं सकता, वो बेड पे सिर्फ बोल सकता है, ना तो वो शाउट कर सकता है। लेकिन ये है कि जो अटेंडेंट होते हैं ज़ाहिर है उनकी वजह से अक्सर ये कि सामने जो नर्स है या डॉक्टर है वो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है कि किसी की लैब आनी थी और वो उस टाइम नहीं आई, और वो आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि मेरे मरीज़ को ये तकलीफ़ है और आपके हॉस्पिटल में इतना मतलब कि डिले जो है वो सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप उसको काउंसलिंग करेंगे, तो आप उसको उस पर शॉर्ट टेम्पर नहीं होंगे, वो आपसे बार बार सवाल करेगा, ज़ाहिर है उसका मरीज़ तकलीफ़ में है, तो उसका राइट बनता है कि वो आपसे सवाल करे। दूसरा, शॉर्ट टेम्पर इसमें भी होता है कभी कभी कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं सर्जिकल के, ऑर्थोपेडिक के, तो उसमें ये होता है कि वो जब एनेस्थीसिया का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता है, ख़त्म होता है, तो फिर ये है कि पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट पीओडी जो होता है, फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव जो डे होता है, उसमें ज़ाहिर है उसमें आपको पहले ही उसको जब वो आए तो उसके अटेंडेंट को भी और पेशेंट को भी आपने काउंसिल करना है कि देखिए आज की रात जो पहली रात है 24 घंटे हैं, ये आपके थोड़े मुश्किल से गुजरेंगे। आपको दर्द होगा, हम दर्द की दवाएं देंगे, लेकिन आप समझाएंगे कि दर्द का जो आपको बेहोशी की दवा दी गई या आपको जो इंजेक्शन लगाएगा, जब वो उनका असर ख़त्म होता है तो उसकी वजह से मज़ीद दर्द बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम दवाएं देंगे आपको। आप उनको ये भी समझाएंगे कि ज़्यादा हम दवा लगाएंगे तो उससे नुकसान क्या है, तो मतलब उसको एजुकेट करेंगे, जो कि रूल्स ऑफ मेडिकेशन में आता है, तो उसमें आप उसको राइट टू एजुकेट करेंगे हर चीज़ के बारे में, अटेंडेंट को भी और पेशेंट को भी। तो उससे शॉर्ट टेम्पर नहीं होना आपने। अगर फ़र्ज़ करें कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को आपने इंजेक्शन लगा दिया दर्द का, वो फिर भी बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, अटेंडेंट बार बार आपके पास आ रहा है, जब आप काउंसिल कर देंगे ना तो फिर वो थोड़ा समझ जाएगा, बैठ जाएगा, फिर अटेंडेंट खुद ही समझाता रहेगा पेशेंट को। ये चीज़ें जब आप समझाएंगे नहीं, काउंसिल नहीं करेंगे, एक मतलब कोऑर्डिनेशन पैदा नहीं करेंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि वो बार बार आपसे बोलेगा, तो फिर आप इरिटेट होंगे, फिर आप शॉर्ट टेम्पर होंगे। दर्द का इंजेक्शन लगा दिया मैंने, आराम हो जाएगा, बुखार का इंजेक्शन लगा दिया मैंने, बुखार उतर जाएगा, ये सब चीज़ें। तो इससे आपको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, आपने एक पॉजिटिव जो आपका बिहेवियर है वो होना चाहिए। इग्नोरेंस नहीं करनी है आपको किसी भी मामले में। ऐसा वाला मरीज़ बोले मुझे फीवर हो रहा है, और आप बोले मैंने आधे घंटे पहले चेक किया तो फीवर तो नहीं था, मतलब वाई टेस्ट आपने चेक कर लिया, तो अब वो कहे नहीं मुझे हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, या उसका अटेंडेंट आपसे कंप्लेन करे आके, तो हो सकता है आधे घंटे बाद उसको फीवर हो गया हो, 1 घंटे बाद फीवर हो गया हो, और आप इग्नोर कर दें नहीं। या ऐसा भी अक्सर होता है कि हम लोग जो है अक्सर जो है नर्सेज जो है वो फॉल्स मार्किंग कर रहे होते हैं, मतलब कि हाथ लगा के चेक कर लिया, हाँ ठंडा हो रहा है, सही फीवर नहीं होगा, गलत है। आपको फीवर लेना है पेशेंट को बाय थर्मामीटर,
प्रॉपर थर्मामीटर से आपने फीवर चेक करना है, चाहे उसकी बॉडी कूल हो रही हो, आपने फीवर उसका लेना है। क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ जो है वो टेम्परेचर होता है, एक जो है वो सरफेस टेम्परेचर होता है और एक जो है वो कोर टेम्परेचर होता है। तो हमें इसमें कोर टेम्परेचर मालूम करना होता है, तो वो तो हम थर्मामीटर से ही कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फीवर हो रहा हो तो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा कोर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो फिर आपको फील होता है हाँ फीवर है पेशेंट को। लेकिन ये तरीका गलत है कि आपने हाथ लगा के चेक किया, बॉडी कूल है, तो आपने फीवर मार्क कर दिया, फॉल्स मार्किंग कर दी। हो सकता है उसको फीवर हो सकता है उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, पेरिफेरीज हैं, वो कोल्ड हो गई हो सकता है कि इतना एसी चल रहा हो, मतलब कूलिंग अच्छी हो रही हो आईसीयू के अंदर या वार्ड के अंदर, तो उसमें ये कि आपको उसकी पेरिफेरीज कोल्ड हो गई हो, लेकिन उसको कोल्ड टेम्परेचर हो और आप उसको निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें आप उसको, उसकी बात नहीं माने आपने, नहीं फीवर नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको फीवर नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ पेन के मामले में है। और शीट्स के मामले में, बेड शीट्स के मामले में है कि अक्सर बेड शीट जो है वो गंदी होती है, तो पेशेंट कहते हैं चेंज कर दें, अटेंडेंट कहता है चेंज कर दें, आप इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो अभी सुबह चेंज हुई है। जब वो कह रहे हैं चेंज करनी है और आपको लग रहा है चेंज होने वाली है, तो उसी वक्त चेंज कराना। पेशेंट जिस टाइम कंप्लेन करे, अटेंडेंट जिस टाइम कंप्लेन करें, तो वो काम आपने करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम इस वक्त नहीं हो सकता या काम इस वक्त करने वाला नहीं है, तो आपने उसको समझाना है, काउंसिल करना है, समझ जाएगा। नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, और ये सब चीज़ें मतलब कि आपकी एक प्रोफेशनल रहना चाहिए कि सामने आने वाला लगे हाँ कोई रिस्पेक्टेड, कोई क्वालिफाइड पर्सन है, कोई क्वालिफाइड नर्स है जो एक हमें डील कर रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ज़ाहिर वो अच्छा जाएगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा उसके ऊपर। नंबर 7, गटलेस। गटलेस मतलब कि खुद एतमादी उसके अंदर होनी चाहिए और बेहिम्मत नहीं हो कि अगर कोई गोल उसको दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या डिपार्टमेंटल एचओडी की तरफ से, तो वो मतलब ये नहीं समझेगा ये मैं नहीं कर सकता, बेहिम्मत नहीं, और उसके अंदर एतमाद हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिहाज से हो जो फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिसमें आप जो आप चाहते हैं तो कमेंट करें मुझे, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।